सेल्यूलर जेल बनाने की, जहां उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के प्लान को 2 थियरी से बनाया। फर्स्ट, स्पोक्स ऑफ अ व्हील, जिसके चलते कोई कैदी वहां से भागना चाहे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जाना किधर है। और सेकेंडली, पैनोप्टिकॉन थियरी, यानी कि प्रोजेक्ट के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा जहां से ऐसे निगरानी हो सके जैसे पेनोप्टिस अपने 100 आंखों से किया करता था। दोनों थियरीज को जोड़ने पर एक 3 स्टोरी वॉच टावर, जिसके साथ 3-3 फ्लोर्स की 7 विंग्स ज्वाइन की हुई होगी, जिसमें टोटल मिला के 693 सेल्स हो, वैसी डिजाइन तैयार की गई। और फिर तो बस डिजाइन तैयार होते ही वाइपर जेल के कैदियों से मजदूरी कराते हुए साल 1896 में इस सेल्यूलर जेल बनाने की शुरुआत हो गई, जिसे बनते बनते पूरे 10 साल चले गए। और अब बारी थी सजाए काला पानी के कहानी की शुरुआत। डर से कांप उठते। और जब तुम्हें ये पता हो कि काला पानी में जाना, यानी या इस काला पानी में हर कैदियों को अलग अलग से एक छोटे से सेल में रखा जाता था, जिसकी साइज बस 4.5 बाय 2.7 मीटर्स की हुआ करती थी। और उन सेल्स में हर कैदियों को सिर्फ 2 छोटे छोटे मटके दिए जाते थे, एक पानी से भरा हुआ और दूसरा जो उन्हें टॉयलेट के रूप में यूज करना होता था। उन मटकों की साइज इतनी छोटी होती थी कि कई कैदियों ने उसे यूज करने से बेहतर फ्लोर को यूज करना सही समझा। और दिल तो तब थम जाता था कि कैदियों को जब ये पता चलता था कि उन्हें जमीन पर पूप करना है और उन्हें उसी पूप के बाजू में सोना है और उसी पूप के बाजू में खाना खाना है। इस अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण कई कैदियों की जान भी चली जाती थी। और दूसरी चीज जहां लोगों की जान सबसे ज्यादा जा रही थी वो था यहाँ का ऑयल माइनिंग। जो लोग ऑयल माइनिंग करते थे उनके पहनावे देखने जाए तो उन्हें बस अपनी ढक जाए उतने ही कपड़े पहनने होते थे और हाथ में हथकड़ियां बांध वो पूरे दिन एक बड़ी चक्की घुमाते ताकि उस प्रेशर से कोकोनट को स्क्वीज कर ऑयल निकाला जा सके। उनका टारगेट 30 पाउंड्स ऑफ ऑयल निकालना का होता था पर डे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता। और टारगेट पूरा ना होने पर ब्रिटिश ऑफिसर्स अब जो दूसरा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था वो था सूखे हुए नारियल के भूसों से फैब्रिक निकालना। और ये काम मोस्टली दीवान सिंह, फजल हक, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, सोहान सिंह और नंद गोपाल जैसे दूसरे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को ही दिया जाता था, क्योंकि तब अंग्रेजों को यह जताना था कि वो लीडर्स लकड़ी के हथौड़ी से वार कर सिर्फ उस नारियल को नहीं तोड़ रहे बल्कि अपने आजादी के सपने को कुचल रहे हैं। जब उन लीडर्स से 20 नारियल से फैब्रिक निकालने का टास्क नहीं खत्म हो पाता था दिए हुए वक्त पर, तो उस रात उन्हें सेल्स की जगह बाहर दीवारों पर लटकाया जाता था, कुछ इस तरह। इसके अलावा जेल में जो दूसरे काम करवाए जाते थे वो थे कारपेट मेकिंग, रोप मेकिंग, टॉवेल्स को बुनना, सीसल के पेड़ों से फैब्रिक बनाना, गार्डनिंग, जेल की गटरें साफ करना, पत्थर तोड़ना और ग्लास से हुक्का शेल्स बनाना। इफ किसी से कोई काम ना हो पाए या वो काम को स्लोली कर रहा है तो उसे चाबुक से खूब पीटा जाता था। आई नो, सुनते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, राइट? पर ट्रस्ट मी, मेरी मानो, ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि असली टॉर्चर था वहां का खाना। पूरे दिन जानवरों के भांति काम करवाकर अंग्रेज सरकार उन्हें खाना भी जानवरों वाला ही देती थी। और मैंने ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा है, उन्हें खाने में जंगली घास का पानी और पत्थरों से भरे हुए चावल दिए जाते थे। जी हाँ, जंगली घास, जिसके चलते कई कैदियों ने वो खाना खाकर अपना दम तक तोड़ दिया था। पर क्या इन हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? यस, आवाज तो उठाई गई थी। इनफैक्ट 12 मार्च 1933 में भगत सिंह के साथ ही बटुकेश्वर दत्त के कहने पे कई कैदियों ने हंगर स्ट्राइक चालू की। उनकी बस 2 ही मांगे थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें प्रॉपर टॉयलेट और प्रॉपर खाना प्रोवाइड करे। पर शायद वो ये नहीं जानते थे कि उनकी वो स्ट्राइक उनके मौत का कारण बनेगी। शुरुआत के 45 डेज तक तो अंग्रेजी सरकार ने उनके भूखे रहने पर कोई ध्यान नहीं दिया और 45 डेज होते ही कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स आए और साथ जो हुआ उसकी कल्पना करने से भी रात को नींद उड़ सकती। वहां उन पत्थर दिल ऑफिसर्स ने पहले और उन डॉक्टर्स ने उसी प्रोसेस के दौरान महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा शहीद हो गए थे, क्योंकि फोर्स फीडिंग के कारण वो जूस उनके लंग्स में जा चुका था, जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो गया। और फिर जब जाने जानी लगी और मांगे पूरी नहीं हुई तब बटुकेश्वर दत्त ने हंगर स्ट्राइक खत्म करना ही सही समझा। पर सवाल अभी भी वही है जो पहले इंट्रो में था कि क्यों इन फ्रीडम फाइटर्स ने इतना सब सहना सही समझा, जबकि वो लोग लड़कर या कोई तरकीब लगाकर यहां से आजाद हो सकते थे।
ऐसा नहीं है कि यहां से भागने की कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं की हो। सन 1868 की बात है जब 238 प्रिजनर्स ने एक साथ यहां से भाग निकलने का प्लान बनाया, पर वो सब बीच समुद्र में ही अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़े गए और 87 लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी दे दी, जिसे देख फिर कभी किसी ने यहां से भागने की कल्पना तक नहीं की। और ऐसे ही कई सारे टॉर्चर्स फ्रीडम फाइटर्स ने 1942 के वर्ल्ड वॉर तक सहे। और 1942 के बाद कहानी इस तरह पलटी कि जिस जेल में अंग्रेजों ने दूसरों पर जुल्म किया था, उसी जेल में फिर उन्हें अपनी नानी याद आ गई। 1942 में जापानीज ने अंडमान निकोबार पर हमला कर सेलुलर जेल अपने कब्जे में कर लिया और उन्होंने गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के विनती पे सारे इंडियंस को छोड़ दिया। और रही बात ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने वही पाया जो उन्होंने बोया था, यानी कि जो टॉर्चर वो लोग इंडियंस के साथ सालों से करते आए थे, वही टॉर्चर जापानीज ने ब्रिटिशर्स के साथ किया। और फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया और आज की तारीख में भारत ने उसी काला पानी को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, जहां कई शहीदों की निशानियां और खून के दाग धब्बे अभी भी मानो ताजा है। जैसे कि